आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है मनीष जी ने, जो कि शिमला हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक डार्क फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें अनहोनी चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस घटना से पहले तक मैं यानी मनीष भूत प्रेत जैसी चीज़ों से कोई इत्तेफाक नहीं रखता था और ना ही इन सब चीज़ों को उतनी तवज्जो देता था। मगर इस हादसे ने रूबरू होने के बाद अगर आज भी जब मैं घर पर अकेला होता हूँ और अगर उस वक्त दरवाजे पर दस्तक हो तो मेरी एक झटके से धड़कनें जोर पकड़ लेती है। 5 साल पहले घटी इस घटना में दरअसल हुआ कुछ यूं था कि वो सर्दियों का मौसम था और शिमला की सर्दी से तो आप लोग वाकिफ ही होंगे। तेज चल रही ठंडी हवाएं कुछ हद तक शरीर को बर्फ सी जमा दे रही थी। हालांकि मैं तो शिमला से ही हूँ, जिस वजह से अब मुझे ठंड की आदत सी हो गई है, मगर आखिर मैं हूँ तो इंसान ही, जिस वजह से थोड़ी थोड़ी ठंड तो मुझे भी लग ही रही थी। ये उस शाम की बात है जब मैं रजाई में दुबककर टीवी देख रहा था। पापा अभी तक काम पर से नहीं लौटे थे और मम्मी किचन में थी। तभी मेरे मोबाइल की रिंग बजी। सामने नानी का फ़ोन था। मैंने जब फ़ोन उठाया तब सामने से नानी ने बताया कि उनकी तबीयत बहुत ही नासाज हो गई है और अब वो अकेले मैनेज नहीं कर पा रही हैं, जिस वजह से उन्होंने कल ही हम तीनों को यानी कि मम्मी, पापा और मुझे बुला रही हैं। इतना बोलने के बाद नानी ने फ़ोन रख दिया। मैंने मम्मी को पूरी बात बताई तो वो थोड़ी परेशान सी हो गई। फिर जब पापा घर आए तब हमने उन्हें पूरा हाल बता दिया, जिसके बाद ये तय हुआ कि हम लोग कल सुबह की पहली बस पकड़कर ही कोटखाई यानी कि नानी के घर के लिए रवाना होंगे। अगले दिन सुबह करीबन 6:45 तक हम लोग शिमला बस स्टैंड पहुंच गए और वहां से कोटखाई जाने वाली बस में सवार हो गए। शिमला से कोटखाई यही कोई 60 किलोमीटर के आसपास ही होगा, जिस वजह से हमें वहां पहुंचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। रास्ता इतना खराब और संकरा था कि कुछ देर में ही हमारी हालत खस्ता हो गई। करीबन 1-1.5 घंटे के सफ़र के बाद हम लोग कोटखाई पहुंचे और वहां से सीधे नानी के घर पहुंचकर हमने पाया कि नानी बेड पर लेटी हुई है। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक ही था, मगर एक दिन अचानक ही नानी की तबीयत बेहद बिगड़ गई और जब लगा कि पानी सर से ऊपर जा रहा है तब उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। पापा मम्मी नानी को लेकर हॉस्पिटल चले गए और मैं वहीं नानी के घर में अकेला ही रहता था। हालांकि पापा रात को घर आ जाते और फिर अगली सुबह वापस हॉस्पिटल चले जाते। ये सिलसिला कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। रोजाना की तरह ही ऐसे ही एक सुबह जब पापा घर से हॉस्पिटल जाने के लिए रवाना हुए तो उस दिन ठंड अपनी इंतहा पर थी। पापा के घर से निकलते ही झट से मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि ठंडी हवा घर के अंदर ना आने पाए। जिसके बाद मैं अपने काम पर यानी कि टीवी देखने में मसरूफ़ हो गया। खाना तो मैं टाइम टाइम पर कहीं बाहर से ही खा लिया करता था। ऐसे ही घर में बैठे बैठे सुबह से शाम हो गई और फिर रात, जिसके साथ ही आसमान ने कब अपना रंग बदल लिया पता ही नहीं चला। कुछ घंटों के बाद रात के करीबन 11:15 बजे के आसपास घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मुझे लगा कि शायद पापा होंगे। मैं बेड पर से उठकर दरवाजे के पास गया और दरवाज़ा खोला तो सामने पापा ही थे, जो सिर झुकाए दरवाजे पर ही खड़े थे। पापा के घर में दाखिल होते ही मैंने दरवाज़ा बंद किया। पापा में मैंने एक बात नोटिस करी कि वो मुझसे नज़रें नहीं मिला रहे थे। खैर, मैंने सोचा कि शायद कोई संजीदगी वाली बात होगी, मगर फिर पापा ने पूछा, वो बाथरूम किधर है?
पापा के मुंह से ये सुनकर जहां एक तरफ मैं हैरान था, वहीं दूसरी तरफ मुझे पापा की तबीयत नासाज सी लग रही थी। लिहाजन मैंने उन्हें बाथरूम बता दिया। पापा के बाथरूम में जाने के बाद मैं भी बेड पर बैठा ही था कि तभी फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई। अब की बार दरवाजे पर हो रही दस्तक को सुनकर मैं थोड़ा घबरा सा गया। खैर मैंने दरवाज़ा खोला तो मैंने जो देखा वो देखकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मेरे रगों में बहता खून एक पल को मानो जम सा गया। दरअसल मेरे सामने पापा खड़े थे। मैंने लड़खड़ाती आवाज में पापा से पूछते हुए कहा, पापा आप तो अभी अंदर थे, तो फिर आप बाहर कैसे आ गए? जिस पर पापा ने कहा, मैं तो अभी आ रहा हूँ। और तुमने खाना खा लिया? इस पर मैं पापा को बिना जवाब दिए ही भागकर बाथरूम में गया तो वहाँ कोई नहीं था, मगर पानी के नल से पानी लगातार बह रहा था। मैंने पापा को पूरी बात बताई, जिस पर पापा ने कहा, तूने कोई सपना वपना देखा होगा, चल सो जा। मुझे भी लगा कि शायद ऐसा ही कुछ होगा। उस दिन रात को हम लोग सो गए। अगले दिन सुबह पापा फिर से हॉस्पिटल जाने के लिए निकल गए, जिसके बाद फिर एक बार मैं घर में अकेला रह गया। ऐसे ही टीवी देखते देखते दिन से शाम और शाम से रात हो गई। रात के करीबन 8 बजे के आसपास मेरे फ़ोन की रिंग बजी। मैंने मोबाइल देखा तो पापा का कॉल था। मैंने फ़ोन उठाया, तब पापा ने कहा, मैं आज नहीं आ पाऊँगा, पर तू चिंता मत कर, मम्मी आ जाएगी और कुछ खा लेना तू। जिस पर मैंने अच्छा ठीक है बोलकर फ़ोन कट कर दिया। फ़ोन पर पापा से बात होने के कुछ 1 से 1.5 घंटों के बाद ही मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजे के पास जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने मम्मी खड़ी थी। मेरे दरवाजे पर से हटते ही मम्मी घर में दाखिल हुई। वैसे तो आम तौर पर मम्मी मुझसे बातें करती हैं, मगर पता नहीं क्यों आज वो बिना कुछ बोले ही किचन में चली गई। मुझे लगा कि शायद उन्हें भूख लगी होगी। खैर मैंने अपना फ़ोन पकड़ा और पापा का नंबर मिलाया। पापा के फ़ोन उठाते ही मैंने उन्हें बताते हुए कहा, हाँ पापा, मम्मी घर पहुंच गई है। जिस पर पापा ने जो कहा वो होश उड़ा देने वाला था। क्या क्या बोल रहा है तू? मम्मी तो मेरे साथ ही बैठी है यहाँ पर अस्पताल में, किसकी बात कर रहा है तू? ये सुनते ही मैंने फ़ोन को बिना कट किए ही भागकर किचन में गया तो पाया कि वो औरत जो कुछ देर पहले मेरी मम्मी बनकर यहाँ आई थी, वो मेरी मम्मी नहीं बल्कि कोई और है। उसका चेहरा बड़ा ही भयानक था, मगर मेरे हाथ पैर तो तब फूलने लगे जब उस औरत ने अपना सिर धड़ से अलग करके अपने हाथों में ले लिया। मेरे में तो इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि मैं वहाँ से भाग पाऊँ। मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाया और फिर वहीं बेहोश होकर गिर गया। फिर जब मेरी आँख खुली तो तब मैं हॉस्पिटल में था। मम्मी पापा मेरे पास ही बैठे थे। कुछ दिनों के बाद आस पड़ोस से पता चला कि कुछ हफ्तों पहले हमारे घर के सामने वाले घर में रहने वाली एक औरत ने खुद का गला काटकर आत्महत्या कर ली थी। तब से ऐसा कहा जाता है कि उसकी आत्मा वहीं भटकती है। तो दोस्तों, ये थी मनीष जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्दी ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।